हेलो नमस्कार, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में जो हमने पिछले समय से हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एमसीक्यू के संदर्भ में, उसी सीरीज की आज की जो श्रृंखला है उसे हमने आगे बढ़ाया है। आज की सीरीज में हम एमपी की क्लाइमेट, मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनसे संबंधित मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला का मैंने बताया कि श्रृंखला मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित प्रश्नों की है। इसमें आप देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह आपके मध्य प्रदेश का क्या है सर, मानचित्र है। ये आपके मध्य प्रदेश का क्या है, मानचित्र है। इस मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से एक हमारी रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है ना। ठीक है, इसमें पूछा है मध्य प्रदेश की जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो आपकी जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मतलब जो मानसून का सीजन होता है मध्य प्रदेश में, जो मानसून का सीजन होता है केवल मानसून के मौसम में ही, केवल क्या होता है, मानसून के मौसम में ही क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। क्योंकि मानसून के सीजन में ही वर्षा होती है, इसीलिए आप जानते हो भारत की जो कृषि है, भारत के यहाँ मध्य प्रदेश भी भारत में ही आता है, इसीलिए आप देखोगे भारत की कृषि को कह लें या हम कहें जो मध्य प्रदेश की कृषि है, भारत की कृषि या मध्य प्रदेश की जो कृषि है इसे क्या कहा जाता है। तो आप देखोगे इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि भैया मध्य प्रदेश से क्या गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, इसके कर्क रेखा के आप देखोगे जो नदन वाला पार्ट है, कर्क रेखा के नदन वाले पार्ट में टेम्परेचर कैसा रहता है सर, ज्यादा रहता है। और कर्क रेखा के जो सदन वाला पार्ट है, इसके सदन पार्ट में आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है सर, वो कम रहता है। जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है यहाँ पे वर्षा की मात्रा कहें, वर्षा जो है वो कैसी होती है, कम होती है। जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, रेन कैसी होती है सर, यहाँ पे ज्यादा होती है। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमने देखा कि भैया मौसम संबंधित दशाओं के दीर्घकालिक स्वरूप को जलवायु कहते हैं और मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है क्या है कि मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है। विच लाइन इज credited with giving मध्य प्रदेश a tropical climate। तो मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया है कि जो अपना मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का हम जो बोले कि मध्य वाला भाग है, इस मध्य वाले भाग से आप जानते हो एक रेखा गुजरती है जिसे मैंने किस नाम से बताया है आपको, मैंने कहा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। मैंने अभी बताया था जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से कितने जिलों से जो कर्क रेखा है आपकी गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप देने का जो हम बोले क्रेडिट जाता है वो कर्क रेखा को जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो कर्क रेखा का ऊपर वाला भाग है वहां कम वर्षा होती है, वहां तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे क्या होती है,
तापमान संतुलित होता है, लेकिन वर्षा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब आप कहें कि सर हम जो अपने मध्य प्रदेश में अगर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे, तो यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो जो आपका टेम्परेचर है वो लगातार क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम कहें सर अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो जो आपके वर्षा की मात्रा है, ये वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती, इनका क्रम याद रखना है ना। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, इन 14 जिलों से क्या गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा क्या कि अकॉर्डिंग टू कोपेन एक विद्वान हुए हैं, एक हम कहें जियोलॉजिस्ट हुए हैं। कोपेन के अनुसार है ना, मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये किस मतलब मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु के अधीन आता है। ध्यान से समझना, आप जानते हो कि जो अपना कोपेन है, इन्होंने बेसिकली मध्य प्रदेश की क्लाइमेट है, कोपेन ने मध्य प्रदेश की क्लाइमेट को 2 भागों में बांटा है। यानी जो मध्य प्रदेश का साउथ वेस्ट और पश्चिम वाला भाग है, इसे है ना, इसे आप देखेंगे कि इसे इन्होंने AW में डिवाइड किया है ना। हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की क्या है, ये मध्य प्रदेश का क्या है सर, मानचित्र है। ये क्या है, मध्य प्रदेश का मानचित्र है। तो मैंने बताया इस जो कोपेन है, कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक किया हुआ है क्या, AW, और एक क्या किया हुआ है, CWG के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है एक है क्या AW, एक है क्या CWG। तो मैंने कहा जो मध्य प्रदेश का हम कहें आप देखो, मैंने भी बताया जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम और पश्चिम वाला भूभाग है ना, हम कहें कि ये वाला पार्ट दक्षिण पश्चिम और ये वाला भाग, इस पूरे भाग में कौन सी क्लाइमेट पाई जाती है, AW, और बाकी जो पूरा भूभाग है इसमें कौन सी पाई जाती है, CWG। कौन सी, CWG। मतलब कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, AW और CWG। मध्य प्रदेश का दक्षिण है ना, ये वाला भूभाग, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तो ये वाला भूभाग है, इसे उन्होंने AW में रखा है, और जो बाकी का भूभाग है पूरा, इस बाकी शेष मध्य प्रदेश को इन्होंने CWG के अंतर्गत रखा हुआ है। तो मतलब मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस जलवायु में आ रहा है, CWG में। सो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं कोपेन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 2 भाग में, AW और CWG। अधिकांश भाग मध्य प्रदेश का किस क्षेत्र में आ रहा है, तो CWG के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आप देखोगे ये पूछेंगे श्रीमन नारायण ने, है ना, श्रीमन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखेंगे श्रीमन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अपन आगे देखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ आ गया वो प्रश्न, क्या है, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पे, पहली बात तो ये कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, AR सुब्रमण्यम, है ना, AR सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं। तो AR सुब्रमण्यम, दूसरे व्यक्ति कौन, हम है ना, T श्रीमन नारायण। कौन, T श्रीमन नारायण, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने। भैया पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उन्होंने डिवाइड किया है, तो उसका आधार क्या बनाया, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को डिवाइड करने के लिए उन्होंने 2 आधार बताए, एक बताया क्या, तापमान, और एक बताया क्या, वर्षा, है ना। तो हम कहें क्या, तापमान व वर्षा के आधार पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, आप देखोगे अर्धशुष्क, है ना, या स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, है ना। हम कहें किस प्रकार से डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, तो आप देखोगे 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है स्टेपी जलवायु, है ना, पहली कौन सी है, स्टेपी जलवायु। ध्यान से समझना, स्टेपी जलवायु में किया है, स्टेपी जलवायु, है ना, जिसे अर्धशुष्क या स्टेपी बोलते हैं। दूसरी है गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय, है ना। दूसरी कौन सी है, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस प्रकार से इन्होंने
कितने पार्ट में डिवाइड किया है? ध्यान रखना, जो AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण, इन्होंने 3 भाग में मध्य प्रदेश की जलवायु को डिवाइड किया है, स्टेपी, गर्म शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। और अभी मैंने बताया था एक विद्वान हुए हैं कोपेन महोदय, अभी थारनाथ्वेट में आएंगे, कोपेन जो महोदय हैं इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भाग में डिवाइड किया है? कोपेन ने 2 भाग में किया, ये पूछते हैं, कोपेन ने 2 भाग में किया है, एक बनाया क्या AW और एक बनाया क्या CWG। AW मध्य प्रदेश का जो साउथ वेस्ट रीजन है उसमें आती है, और जो CWG है ये जो बाकी रेस्ट ऑफ MP बच रहा है, शेष मध्य प्रदेश बच रहा है, उसमें आती है। तो उम्मीद करता हूं यहां आपसे क्या पूछा है कि जो AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण है इन्होंने किस आधार पर जलवायु को बांटा है? तापमान और वर्षा के आधार पर बांटा है। कितने भाग में बांटा है? तो 3 भाग में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 3 भाग कौन से हैं? एक है स्टेपी, दूसरा गर्म शीतोष्ण और अगली है उष्ण कटिबंधीय। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 भाग में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थारनाथ्वेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? अकॉर्डिंग टू द फेमस meteorological Thornathwaite, how many categories has to the climate of मध्य प्रदेश has been classified? तो उन्होंने मध्य क्या पूछा है? मध्य प्रदेश की जलवायु है इसे कितने भागों में बांटा हुआ है? तो ये थारनाथ्वेट है, इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। तरलपाद्र, एक है तरलपाद्र, शुष्क अल्पाद्र और अर्ध शुष्क, है ना? कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। एक है कौन सा? तरलपाद्र, तरलपाद्र, एक है शुष्क अल्पाद्र, शुष्क अल्पाद्र ना, तरअल्पाद्र, शुष्क अल्पाद्र, और आप देखेंगे जो अगला है वो क्या है? अर्धशुष्क, है ना? तीसरी कौन सी है? अर्धशुष्क। तो इस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसे 3 भागों में डिवाइड किया। ये किसने किया है भैया? थारनाथ्वेट ने। तो ये बेसिकली थारनाथ्वेट ने ये डिवीजन किया हुआ है। अच्छा, 3 विद्वानों का पढ़ लिया है हमने, 3 विद्वानों का पढ़ा है। एक पढ़ा है किसका? थारनाथ्वेट का पढ़ा है हमने। दूसरा अभी मैंने आपको कोपेन का पढ़ाया था। कोपेन ने कितने भाग में डिवाइड किया है? कोपेन ने 2 भाग में किया है, AW और CWG। इसके अलावा मैंने अभी आपको टी श्रीमन नारायण का पढ़ा है, उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। किस आधार पे किया हुआ है? तापमान और वर्षा के आधार पे। तो इतनी चीजें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है? अगला है कि मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है ना? मतलब मध्य प्रदेश में क्या पूछा है? हाउ मेनी सीजन्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे कितनी जो है ऋतुएं पाई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जा रही हैं, इनको किस प्रकार से आप देखोगे? मध्य प्रदेश में बेसिकली 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं? ध्यान से समझना, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। इनमें एक ऋतु कौन सी है आपकी? आप देखोगे एक है ग्रीष्मकालीन ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु। दूसरी है हमारी कौन सी? ध्यान रखना, दूसरी है वर्षाकालीन ऋतु। और ध्यान रखना जो तीसरी ऋतु है वो कौन सी है? शीतकालीन ऋतु। तो मध्य प्रदेश को जलवायु विविधता के आधार पर कितने सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है? तो एक है क्या? ग्रीष्मकालीन ऋतु, है ना, गर्मी वाली। दूसरी है वर्षा का सीजन। तीसरा है क्या? शीतकालीन ऋतु। आप देखोगे जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, है ना? तो आप देखोगे, पहली बात ध्यान समझना, जो वर्षाकालीन ऋतु है इसको क्या बोलते हैं? रेनी सीजन को यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली वर्षाकालीन ऋतु को चौमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मध्य प्रदेश में चौमासा बोलते हैं। जो शीतकालीन ऋतु है इसे क्या बोलते हैं? स्याला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्याला बोलते हैं लोकल नेम। और जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है इसे उनाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनाला बोलते हैं, है ना? तो ये आपको लोकल नेम जरूर याद रखने, एमपी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा? मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश की ऋतुओं को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो इसको 3 भागों में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। और ध्यान रखना यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में शीतकालीन ऋतु को मध्य प्रदेश का जो लोकल नेम है वो श्याला है, लेकिन कुछ कंडीशन में जो शीतकाल में कभी कभी मध्य प्रदेश में वर्षा हो जाती है,
तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में शीतकाल में जो वर्षा है उसे क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं, है ना। और ये बेसिकली आप देखोगे पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण ये होती है, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण हमको ये होती हुई दिखाई पड़ती है ना। तो हाउ मेनी सीजन्स इन मध्य प्रदेश, है ना। तो कितने हैं भैया, 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है। तो आप इसमें देखेंगे, आप सबसे ज्यादा गर्मी आपको पता चला, मैंने अभी बताया था कि जो हमारा ये क्या है भैया, प्यारा सा मध्य प्रदेश है। जब ये हमारा मध्य प्रदेश है तो हम इसको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये मध्य प्रदेश तो है। आपको पता है इस मध्य प्रदेश में एक ऐसी रेखा गुजरती है ना, जिसको मैंने बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से बेसिकली हम इसको जानते हैं, उत्तरी अक्षांश के नाम से हम इसे जानते हैं। और इस 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को मैंने बताया था कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कर्क रेखा कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश पे सीधी कब आती, कब गुजरती है मध्य प्रदेश पे सीधा सूर्य कब आता है, तो आप देखोगे 21 जून को आता है। कब आता है, 21 जून को आता है। मतलब 21 जून से जो सूर्य है हमारा ये उत्तरायण होने लगता है ना। इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगता है, सीधा हो जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में यहां से गर्मी बढ़नी प्रारंभ होगी। तो आप देखोगे जून को आया, जून के एंडिंग में सूर्य मध्य प्रदेश में सीधा पड़ना शुरू हुआ। तो जून के बाद जो अगला महीना आता है कौन सा, क्योंकि अभी कम शुरू हुआ है, इसके बाद अगला महीना जो आता है मई। आप देखोगे मई का महीना जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी प्रदान करता है। कर्क रेखा मैंने बताया था मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे भीषण गर्मी किस महीने में पड़ती है, मई में पड़ती है। तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि विच मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ इन मध्य प्रदेश, सो मे। करेक्ट आंसर इज डी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, यही कारण, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्योत्तरायण होता है और 21 जून को मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यहां से गर्मी पड़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। बेसिकली 21 मार्च से सूर्योत्तरायण होना चालू होता है। मतलब जो मध्य प्रदेश वाला भूभाग है यहाँ पे गर्मी 21 मार्च से बढ़ना शुरू होती है और कर्क रेखा पे सूर्य जो है 21 जून को आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो जो क्लाइमेट है कहाँ का, मध्य प्रदेश का। इस मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को हम ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। मैंने एक बताया था आपको, क्या, ग्रीष्मकाल, एक बताया था क्या, वर्षा काल, और एक बताया था क्या, शीतकाल। मैंने आपको तीनों के नाम भी बताए थे। मैंने ग्रीष्मकाल को उनाला बोला था, मैंने वर्षा काल को चौमासा बोला था, मैंने जो शीतकाल है इसको क्या बोला था, तो मैंने शीतकाल को स्याला बोला था। ये लोकल नाम है। मैंने ये भी बताया था कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ बोला है। क्या बोला है, मावठ बोला है। मैंने ये बताया था कि ग्रीष्म काल जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म काल में जो गर्म हवाएं चल रही है ना, तो ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लू कहा जाता है। तो ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बेसिकली लू के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा सर, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हीट वेव्स को क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, लू के नाम से बेसिकली जाना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको क्या होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान के आधार पे मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आप देखोगे हाइपोथर्मल में मध्य प्रदेश आता है। यहाँ पे अतितापीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश को क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या होती है, बहुत ज्यादा तापमान यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश जो है बेसिकली अतितापीय क्षेत्र के अंतर्गत ये समाहित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
है ना, कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग तापी वर्ग के अंतर्गत आता है। भारत के अन्य राज्यों के समान मध्य प्रदेश में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की तरफ मतलब उत्तरायण होता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। और 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है, तो यहां से और तापमान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया है ना, ये पूछा है मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे अधिक तापमान कहां अंकित किया गया। तो आपको पता है जो हमारा विदिशा जिला है, विदिशा जिले में एक जगह है गंजवासौदा। तो गंजवासौदा में आप देखोगे 1995 में, कब, गंजवासौदा में 1995 में 48.7 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये माना गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 1995 में माना गया है, अब तक एमपीपीएससी इसी को सही मानती है। लेकिन आप देखोगे कि हमारा छतरपुर जिला है, लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं आपको, हमारा छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में एक जगह है खजुराहो, वही मंदिरों वाली है ना, आपको याद होगी। तो छतरपुर जिले में एक जगह है खजुराहो, खजुराहो में वर्ष 2014 में आप देखोगे 49 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है मापा गया है। तो अगर आपसे ऑप्शन में खजुराहो नहीं है तो आप गंजवासौदा पे जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में खजुराहो है तो आप खजुराहो को टिक करेंगे, क्योंकि 2014 में यहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को काउंट किया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है किससे होती है। तो आप जानते हो कि ये हमारा क्या है सर, मध्य प्रदेश है। ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। आप जानते हो मध्य प्रदेश में अगर हम भारत का नक्शा बनाएं तो कुछ इस प्रकार से भारत दिखाई पड़ता है हमको, ये यहां मध्य प्रदेश दिखाई पड़ता है। तो आप देखोगे इस भारत के नक्शे में यहां से जो पवनें जा रही हैं इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, क्योंकि ये अरब सागर से होकर के जा रही हैं इसलिए इन्हें मानसून की अरब सागर शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर शाखा, है ना, इन्हें मुंबई शाखा भी कह देते हैं। कुछ पवनें इस तरफ से होकर के जा रही होती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो भारत में मानसून मध्य प्रदेश में 2 शाखाओं से आता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। आगे बढ़ते हैं, तो इससे आप देखोगे इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो होता है कि सर मध्य प्रदेश में आप देखोगे ये वाली शाखा जो है अरब सागर शाखा, इससे क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। और ये शाखा आप देखो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंच जाती है। इसीलिए मतलब मध्य प्रदेश में, चूंकि आप देखो ये शाखा कहां से, दक्षिण से और वेस्ट से आ रही है मध्य प्रदेश में, तो दक्षिण पश्चिम शाखा से मध्य प्रदेश में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अच्छा, ये जो दक्षिण पश्चिम शाखा है अरब सागर शाखा, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में जाकर के बंगाल की खाड़ी जो शाखा है उससे क्या कर जाती है सर, मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ वर्षा पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से प्रारंभ होती है, तत्पश्चात उत्तर पूर्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। अब अगर आप इस जो हमने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको समझ पाओगे तो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, ये मध्य प्रदेश है। इसमें क्या पूछा है, किस भाग में अधिक वर्षा होती है। मैंने अभी आपको बताया है कि यहां से जो पवनें जाती हैं अरब सागर शाखा वाली, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भूभाग है, यहां पे जाके अरब सागर शाखा से मिल जाती हैं। तो इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का हम कहें जो दक्षिण पूर्वी भूभाग वाला पार्ट है, इसमें क्या होगी, सर्वाधिक वर्षा होगी कि नहीं होगी, दक्षिण पूर्वी भूभाग है ना, इसमें क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी हम कहें जो दक्षिण पूर्वी भूभाग है, बालाघाट, सिवनी, है ना, छिंदवाड़ा, इसमें क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। हम ये कहें सर्वाधिक वर्षा किसमें हो रही है सर, तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भूभाग में हो रही है, साउथ ईस्ट रीजन में हो रही है। इसका कारण क्या है, यहां से अरब सागर शाखा
पहुंचती है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा जाके दोनों जाके मिल जाती है, तो सारा पानी यहीं बरसा देती है। उसका कारण है यहाँ पे अपना देखोगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक श्रेणी बनती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूं कि साउथ से अगर हम नॉर्थ जाएं, सबसे ज्यादा वर्षा साउथ में होगी, जैसे जैसे नॉर्थ जाएंगे वर्षा कम होगी। इधर सबसे ज्यादा वर्षा ईस्ट में होगी, जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे वर्षा कम होगी। तो साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़े तो वर्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्षा धीरे धीरे क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं तो क्या होगा, यहां भी वर्षा क्या होगी सर, घटती हुई चली जाएगी। मतलब मध्य प्रदेश का जो नदन वेस्ट पार्ट है इसमें क्या होगी, सबसे कम वर्षा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते तो यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान। अच्छा, पहली बात तो ये कि अब चेरापूंजी ये कहां आता है सर, तो चेरापूंजी जो है अपने मेघालय में आता है। कहां आता है, चेरापूंजी जो है मेघालय में आता है। और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाली दो जगह हैं, एक है क्या, मेघालय का मासिनराम, दूसरा एक है दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, चेरापूंजी। यहां पे क्या होती है सर, सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। तो चूंकि चेरापूंजी की बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, मान लिया। तो मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान होगा उसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कह सकते हैं। तो इसमें ये पूछा मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में एक जिला है नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक पहाड़ी है, एक हिल है क्या, पचमढ़ी। पचमढ़ी में क्या होती है सर, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसी पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का हम बेसिकली क्या कहते हैं सर, चेरापूंजी के नाम से हम इसे जानते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी पचमढ़ी में आप देखेंगे क्या है, इसी पचमढ़ी में आप देखोगे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है जिसे हम क्या कहते हैं सर, धूपगढ़ चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, धूपगढ़ चोटी। और भारतीय जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य, उसमें इस धूपगढ़ को हरवत्सकूट कहते हैं। क्या कहते हैं, हरवत्सकूट। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको, इसकी हाइट कितनी हरवत्सकूट की है धूपगढ़ की, 1351 मीटर, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का क्या है, एक भाग है। तो उम्मीद करता हूं ये 13वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो 14वां क्वेश्चन हमारा आता है वो क्या है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा क्या है सर, ये हमारा मध्य प्रदेश है। ये जब मध्य प्रदेश है हमारा, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने बताया बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा दोनों से क्या होती है, वर्षा होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भूभाग है यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो मैंने कहा कि आप समझो कि अगर हम इसकी एवरेज वर्षा निकालें, हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश है, पहली बात तो हम मध्य प्रदेश की औसत वर्षा को देखते हैं। क्या देखते हैं, औसत वर्षा को। एग्जैक्ट बता रहा हूं, समझना आप। मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है ये 112 सेंटीमीटर है, पूरे मध्य प्रदेश की एवरेज है, ठीक है। अगर हम इसका अलग अलग निकालना चाहें कि भैया जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की हम औसत वर्षा भी निकाल सकते हैं। तो भाई पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है, तो एमपी की जो एवरेज वर्षा है उससे ज्यादा वर्षा होगी पूर्वी भाग की। तो बिल्कुल तो ये पूर्वी भाग है, इसकी औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मैंने कहा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भूभाग है यहाँ पे सबसे कम वर्षा हो रही है। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश का अगर जो पश्चिमी भाग की औसत वर्षा देखें तो ये भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की औसत वर्षा आप देखोगे 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी हो रही है, 112 सेंटीमीटर। पूर्वी भाग की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर, पश्चिमी भाग की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछा है हमसे, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, तो 112 सेंटीमीटर है। तो किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में तो नहीं आ रहा है सर, इसके बीच में भी नहीं आ रहा है, 100 से 150 के बीच में या 100 से 125 के बीच में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, जो 100 और 125 सेंटीमीटर के बीच में आती है। ओके, क्लियर है, हो जाएगा क्या। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा उठ करके हमारे सामने आता है। क्या प्रश्न है भैया 15वां प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है।
अब भी बताया था मैंने आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र बना करके कि मध्य प्रदेश के किस भूभाग में सबसे कम वर्षा हो रही है। ये हमने क्या बनाया था सर, एमपी का मैप बनाया हुआ था। तो हमने जब मध्य प्रदेश का मैप बनाया तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि मध्य प्रदेश का जो ये वाला भूभाग है, कौन सा वाला भूभाग, तो हम कहें दक्षिण, कौन सा भूभाग है, साउथ ईस्ट भूभाग। तो आप देखो मध्य प्रदेश जो दक्षिण पूर्वी भूभाग है इसमें क्या हो रही है, सर्वाधिक वर्षा हो रही है। इसमें क्या हो रही है, सर्वाधिक वर्षा हो रही है। कुल मिला के हम ये कहें कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो मतलब जो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न भूभाग है यहाँ पे क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है ना। आप देखोगे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम भूभाग, यहाँ पे क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, भिंड में एक जगह है कौन सी, गौहद। इस गौहद में क्या होता है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है गौहद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। अभी बताया था भिंड जिले का गौहद, जहां पे 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश का, अभी बताया था, कौन सा है, पचमढ़ी। मुरैना में क्या है, पचमढ़ी है, होशंगाबाद जिले में आता है जो है ना, होशंगाबाद में। चलो यहां पे क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां हो रही है, भिंड जिले के गौहद में है ना, नॉर्थ में है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या लिख दिया, हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है इसमें। तो पहला क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यही होती है। दूसरा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रायसेन, सागर, दमोह, विदिशा, इनमें वार्षिक वर्षा 75-100 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम व उत्तरी भाग में स्थित इंदौर, उज्जैन, धार, दतिया, इनमें वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, 75 से 100 सेंटीमीटर हो रही है। इस पे डाउट है। अगला, मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से, जबकि उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो अब इसमें असत्य पूछा, ये तो सही है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि असत्य पूछा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, अभी बताया था, वहां पे क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इस वाले भाग की तुलना में यहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब से प्रारंभ होती है, कब से होती है, मध्य अक्टूबर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु है, इसका लोकल नाम क्या है, क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, शीत ऋतु को क्या बोलते हैं, स्याला, स्याला। और ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को उनाला बोलते हैं, उनाला। और वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। ये एमपी के क्या है, लोकल नाम है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्य अक्टूबर। अगला आखिरी प्रश्न क्या है कि जो मध्य प्रदेश है इसमें सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी बढ़ती है। तो मकर रेखा मध्य प्रदेश में है नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में है। विषुवत रेखा भी नहीं है, तो कर्क रेखा, जैसे हम क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इस मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला देखी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।